एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव फॉर ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सॉरी गाइज, मैं हफ्ते से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, मैं कहीं बाहर थी। तो अब हमने लास्ट अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था मेडिएशन वाला। मेडिएशन का टॉपिक हमने सेक्शन 78 तक कर दिया था। अब हम सेक्शन 79 से स्टार्ट करेंगे और जल्दी से अब हमने ये एक्ट वाइंड अप कर देना है। सेक्शन 79 में बात की गई है प्रोसीजर फॉर मेडिएशन कि मेडिएशन किस तरह से की जाती है। हमने मेडिएशन सेल्स का देख लिया, ठीक है, मेडिएटर का देख लिया, अगर हमें रिप्लेस करना है मेडिएटर तो वो भी देख लिया। अब मेडिएशन की कैसे जाती है वो देखेंगे। इसमें क्या लिखा था, मेडिएशन शैल बी हेल्ड इन द कंज्यूमर मेडिएशन सेल विच इज़ अटैच्ड टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन एज अ केस में भी। मतलब तीनों कमीशन उस मेडिएशन सेल में केस भेजेंगे जो मेडिएशन सेल उस कमीशन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या लिखा, वेयर कंज्यूमर डिस्प्यूट इज रेफर्ड फॉर मेडिएशन बाय द थ्री कमीशंस एज अ केस में बी द मेडिएटर नॉमिनेटेड बाय सच कमीशन। मतलब जो भी केस तीनों कमीशन ने भेजा मेडिएशन सेल में, तो मेडिएशन सेल में से भी वो पर्सन को नॉमिनेट करते हैं एज अ मेडिएटर, और जिस भी पर्सन को मेडिएटर की तरह नॉमिनेट किया जाता है उसके पास रिगार्ड होता है, ही शैल हैव द रिगार्ड टू द राइट्स, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज, यूजेज ऑफ द ट्रेड्स एंड द सर्कमस्टांसेस विच आर गिविंग राइज टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर्स। मतलब एक तरह से जिस भी पर्सन को एज अ मेडिएटर नॉमिनेट किया गया उस पर्टिकुलर केस के लिए, उस मेडिएटर के पास सारे राइट्स होंगे कि किस तरह से उसने, जो भी उसके पास राइट्स है, किस तरह से ट्रेड किया जाएगा, किस तरह से मैटर को रिजॉल्व करना है, उसने कोई जांच पड़ताल करनी है तो ही कैन डू इट, ठीक है। और ये सब किया जाएगा एंड ऑल दीज शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस व्हाइल कैरिंग आउट मेडिएशन। मतलब जो मेडिएटर है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करके मेडिएशन का जो प्रोसीजर है वो करेगा कंटिन्यू, ठीक है, और केस को रिजॉल्व करेगा। सारी पावर्स उसके पास होती है, ऑब्लिगेशन की, यूजेज ऑफ ट्रेड की, रेलिवेंट फैक्टर्स, या अगर कंज्यूमर्स में कोई डिस्प्यूट हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी पावर्स है सारी इनके पास होती है। किसके पास होती है, मेडिएटर के पास, जिसको नॉमिनेट किया जाता है बाय द कमीशन, ठीक है। और ये सारे काम मेडिएटर करता है बाय द गाइडेड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने क्या लिखा था, मेडिएटर सो नॉमिनेटेड शैल कंडक्ट मेडिएशन विद इन सच टाइम एंड इन द मैनर्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस। मतलब वही कि जो भी मेडिएटर को नॉमिनेट किया गया है वो मेडिएशन का जो प्रोसीजर है उसी टाइम के विद इन करेगा और उसी मेथड से, उसी स्टेप्स में करेगा, उसी प्रोसीजर में करेगा जो कि बताया गया हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर, ठीक है। लग गया बताओ कि प्रोसीजर फॉर मेडिएशन क्या होता है। सेक्शन 79 में इसकी बात की गई थी। सिंपल था, बहुत ईजी था, इसमें कोई टफनेस नहीं थी, ठीक है। नाउ इज सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन सेक्शन 80। इसमें क्या लिखा है, परसुएंट टू मेडिएशन इफ एन एग्रीमेंट इज रीच्ड बिटवीन द पार्टीज with respect to all of the issues involved in the consumer dispute or with respect to only some of the issues, the terms of such agreement shall be reduced to writing accordingly and signed by the parties to such dispute or their authorized representative। मतलब उन्होंने क्या बोला, मेडिएशन का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी लिख के, उस रिपोर्ट में जितने भी इश्यूज हैं वो सारे लिखे जाएंगे, जो भी इश्यूज कंसर्न है उस कंज्यूमर डिस्प्यूट से लेके सभी लिखे जाएंगे और दोनों पार्टीज को भेजे जाएंगे जो कि उस इशू में इन्वॉल्व है। दोनों पार्टीज को भेज के उनके साइन करवाए जाएंगे, या फिर उनके साइन होंगे या फिर उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के, ठीक है। एक तो वो होता है पर्सन जिसने कंप्लेंट लिखवाई है, एक जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट लिखवाई है, दोनों पार्टीज के साइन होना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम कोई भी स्टेप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है, बिकॉज उनका भी ओपिनियन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस जिस पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई गई है उसका भी तो ओपिनियन लेना कंपलसरी होता है ना, ये हमने पीछे भी देखा है। इसीलिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके भेजी जाती है फॉर गेटिंग देयर सिग्नेचर्स। सेकेंड पॉइंट इज अ मेडिएटर शेल प्रिपेयर अ सेटलमेंट रिपोर्ट of the settlement and forward the signed agreement along with such report to the concerned commission। उन्होंने क्या बोला, जो मेडिएटर है, जिस मेडिएटर को नॉमिनेट किया जाता है वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जो भी सेटलमेंट रिपोर्ट है और उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है टू द कंसर्न कमीशन। मतलब उस रिपोर्ट को सेटलमेंट रिपोर्ट के ऊपर साइन करवा के कमीशन के पास भेज दिया जाता है, जिस भी कमीशन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, चाहे स्टेट कमीशन है, चाहे नेशनल कमीशन है, कंसर्न कमीशन के पास वो रिपोर्ट भेज दी जाती है। वेयर नो एग्रीमेंट इज रीच्ड बिटवीन द parties within specified time or the mediator is of the opinion that settlement is not possible, he shall prepare his report accordingly and submit the same to the concerned commission। अब उन्होंने क्या बोला, अगर उनको लग रहा है जो भी एग्रीमेंट है वो दोनों पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट है वो स्पेसिफाइड टाइम के बीच में नहीं हुआ, या फिर उनको लग रहा है कि जो भी उनका इशू है, जो भी
कंज्यूमर डिस्प्यूट है वो मीडिएशन के द्वारा सॉल्व नहीं हो सकता, तो जो मीडिएटर एक प्रिपेयर करेगा रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंगली और कमीशन को भेज देगा कि भाई ऐसे ऐसे है, ये जो भी इशू है वो मीडिएशन के द्वारा सॉल्व नहीं हो रहा, या फिर जितने टाइम के बीच में होना चाहिए था उस स्पेसिफिक टाइम के बीच में नहीं हुआ। ठीक है, तो वो भेज दिया जाएगा कमीशन के पास। आगे जैसे भी होगा, जो भी स्टेप्स होंगे वो कमीशन अपने आप देखेगी कि उसने उस केस को कैसे आगे कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, कंटिन्यू करना है तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग करना है, किस लॉ के अकॉर्डिंग करना है, वो सब कमीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये था सेक्शन 80 सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन। अब है हमारा सेक्शन 81 दैट इज रिकॉर्डिंग द सेटलमेंट एंड पासिंग ऑफ द ऑर्डर। अब इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज द डिस्ट्रिक्ट स्टेट और द नेशनल कमीशन एज द केस में बी शेल विद इन 7 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सेटलमेंट रिपोर्ट शेल पास अ सूटेबल ऑर्डर रिकॉर्डिंग सच सेटलमेंट ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड डिस्पोजिंग ऑफ द मैटर अकॉर्डिंगली। अब उन्होंने क्या कहा कि हमने जो भी मैटर था ना, इन तीनों कमीशन ने जो भी मैटर था वो मेडिएशन के लिए भेजा, मेडिएटर ने सॉल्व किया मैटर और एक रिसिप्ट प्रिपेयर करके भेज दी। ठीक है, सारा उसने कंडक्ट करके मेडिएशन से इशू सॉल्व करके एक रिसिप्ट भेज दी। ठीक है, जिस दिन मेडिएटर ने रिसिप्ट कमीशन के पास भेज दी, मतलब जिस दिन कमीशन के पास रिसिप्ट आती है उस दिन से लेके 7 दिन के अंदर, मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर तीनों कमीशन ने पूरा जो भी मैटर है उसको एक सेटलमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और जो भी उनको ऑर्डर सही लगेगा अपने लॉज के अकॉर्डिंग पूरा मैटर ऑर्डर पास करके डिस्पोज ऑफ कर देंगे। ठीक है, जिस दिन रिसिप्ट आ गई मेडिएटर से उस दिन के बाद 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक सूटेबल ऑर्डर पास करना है और मैटर को डिस्पोज ऑफ कर देना, मतलब मैटर पूरी तरह से खत्म कर देना सॉल्व करके। सेकेंड पॉइंट इज वेयर द कंज्यूमर डिस्प्यूट इज सेटल्ड ओनली इन पार्ट। अब उन्होंने क्या बोला कि मेडिएटर के पास ना हमने केस भेजा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने मेडिएटर के पास केस भेजा। ठीक है, उसने ना आधा केस सॉल्व कर दिया मेडिएशन से, आधा केस उसको समझ नहीं आया या फिर उसे लगा कि ये मेडिएशन के द्वारा नहीं होगा, बाकी जो बचे कुछ थोड़े से डिस्प्यूट्स हैं उसमें लॉ वगैरह का चक्कर चलेगा या कमीशन अपने आप ही करेगी। तो जितना कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटल अप हो चुका है वो तो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा तीनों कमीशंस के द्वारा। बाकी जो मैटर जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ उस मैटर को तीनों कमीशंस अपनी जो भी हियरिंग्स वगैरह करके, जो भी उन्होंने अपनी कंडक्ट करनी होती है जांच पड़ताल वगैरह, उससे अपना जो भी मैटर है सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, और जो भी ऑर्डर है पास करके उस मैटर को डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज where the consumer dispute could not be settled by mediation, the district, state or the national commission shall continue to hear the all issues involved in such consumer dispute. सेकेंड पॉइंट में था कि आधा मैटर सॉल्व हो गया मेडिएशन के द्वारा, आधा नहीं हुआ, तो बाकी में जो आधा नहीं हुआ उसमें कमीशंस अपने आप देखेंगी। अब उन्होंने नेक्स्ट में क्या बोला कि जो हमने मेडिएशन के लिए भेजा था ना कंज्यूमर डिस्प्यूट, वो मेडिएशन के द्वारा डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा ही नहीं, तो उस केस में तीनों कमीशंस अपनी कंटिन्यू करेंगी हियरिंग्स वगैरह, दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं उनको बुलाकर जो भी उनको रिकॉर्ड्स वगैरह चाहिए मैटर के रिगार्डिंग सारी अपनी जांच पड़ताल करके सारी हियरिंग्स कंडक्ट करके अपना ऑर्डर पास कर देगी। ठीक है, ये था किस तरह से सेटलमेंट की जाती है और किस तरह से ऑर्डर पास किए जाते हैं। पहले में था कि मेडिएशन के द्वारा पूरा हो गया तो ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, दूसरे में था कि आधा हो गया मेडिएशन के द्वारा सॉल्व, आधा केस हमारा मेडिएशन से नहीं हुआ तो उसमें कमिश्नर्स अपनी हियरिंग वगैरह करके सॉल्व करेंगे और ऑर्डर पास कर देंगे। और तीसरे में क्या था कि मेडिएशन से हमारा केस हुआ ही नहीं रिजॉल्व, तो उस केस में तीनों कमिश्नर्स जो भी हियरिंग्स वगैरह कंडक्ट करके जो भी अपने लॉज के अकॉर्डिंग सारा केस सुलझाकर उस केस को सॉर्ट आउट कर देंगे और अपना ऑर्डर फाइनल पास कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा रिकॉर्डिंग द सेटलमेंट एंड पासिंग ऑफ ऑर्डर्स, सेक्शन 81। अब अगला है सेक्शन 82 प्रोडक्ट लाइबिलिटी। इसके पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप या मैं किसी प्रोडक्ट सेलर के पास गए, किसी शॉपकीपर के पास गए या किसी मैन्युफैक्चरर के पास गए, मैंने उसे कोई गुड्स मैन्युफैक्चर के लिए दिया। अगर मैं प्रोडक्ट सेलर के पास गई तो मैंने उससे कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, खाने पीने की चीज़ खरीदी, तो जो मैंने चीज़ मैन्युफैक्चर करवाई या फिर जो मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा वो प्रोडक्ट या फिर वो चीज़ जो मैन्युफैक्चर करवाई वो डिफेक्टिव थी, उसको मैंने यूज़ किया तो मेरे को हार्म पहुंचा। तो जो मेरे को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला या जो मेरे को हार्म पहुंचा उसके बदले में जो मैं क्लेम लेती हूँ उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लाइबिलिटी। मेरे को भी तो लॉस हुआ ना, मेरा पैसा लगा था, मेरे को सही सामान नहीं मिला तो मैं कुछ तो उस बंदे से क्लेम करूँगी ना, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी। अभी इसमें क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 चैप्टर 6 शेल अप्लाई टू एवरी क्लेम फॉर द कंपनसेशन अंडर अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन बाय अ कंप्लेनेंट
कौन फाइल करता है प्रोडक्ट लाइबिलिटी? कंप्लेनेंट फाइल करता है। फॉर एग्जांपल आप या मैं, जिसको हार्म पहुंचा है, जिसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है, फॉर एनी हार्म कॉज बाय अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विस बाय अ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर और सोल्ड बाय अ प्रोडक्ट सेलर। सिंपल सी बात है यार, जो हम क्लेम करते हैं ना, कंपनसेशन क्लेम करते हैं कोई भी हार्म या कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट के बदले में, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। अब सेक्शन 83 में क्या है? प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। फाइल कौन करता है प्रोडक्ट लाइबिलिटी? कंप्लेनेंट फाइल करता है। जिसने गुड्स खरीदे थे वो फाइल करेगा, जिसको हार्म पहुंचा है वो फाइल करेगा। इसमें क्या है? अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन में बी बॉट बाय अ कंप्लेनेंट अगेंस्ट अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और अ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर और अ प्रोडक्ट सेलर फॉर एनी हार्म कॉज्ड टू हिम ऑन द अकाउंट ऑफ अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी हार्म कंप्लेनेंट को मिला है, जिसने प्रोडक्ट खरीद लिया है, सर्विस ली है, कोई गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, उसको जो भी हार्म प्रोवाइड हुआ है, आप या मैं, सिंपल सी बात है, जो परचेजर है वो कंप्लेनेंट होता है, ठीक है। वो फाइल करता है अगेंस्ट किसके अगेंस्ट करता है? मैन्युफैक्चरर के, सेलर के या सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट, ठीक है। अब हमने बेसिक 3 जनों की बात की। प्रोडक्ट लाइबिलिटी किन किन के ऊपर आती है, किन से हम क्लेम करते हैं? पहला तो मैन्युफैक्चरर से, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर से और तीसरा प्रोडक्ट सेलर से। अब किन किन केसेस में ये 3 बंदे लाइबल होते हैं, ये 3 जने लाइबल होते हैं? मैन्युफैक्चरर कब होता है, सर्विस प्रोवाइडर कब होता है और प्रोडक्ट सेलर कब होता है? ये तीनों अलग अलग सेक्शन में बताया हुआ है। पहले आता है सेक्शन 84 लाइबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कौन कौन से केसेस में लाइबल होता है, वो कौन कौन से केसेस में कंपनसेशन पे करता है। तो नीचे दिए गए 5 पॉइंट्स है। किन किन पॉइंट्स में? फर्स्ट इज द इफ़ द प्रोडक्ट कंटेन्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मान लो कि मैंने एक मैन्युफैक्चरर को कोई प्रोडक्ट दिया मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट तैयार होकर घर पे आ गया, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट था, कोई चीज़ टूटी हुई थी या कोई कुछ भी डिफेक्ट था, उस केस में द मैन्युफैक्चरर इज़ लाइबल टू पे द कंपनसेशन टू मी। सेकेंड इज़ अ प्रोडक्ट इज़ डिफेक्टिव इन डिज़ाइन। जो डिज़ाइन मैंने दिया था वो डिज़ाइन उसने बनाया ही नहीं, या जो डिज़ाइन मैंने दिया था वही डिज़ाइन बनाया, उस डिज़ाइन में कोई डिफेक्ट था, उस केस में भी मैन्युफैक्चरर लाइबल है। या तो वो मेरे को दोबारा से चीज़ बना के देगा या मेरे को वो कंपनसेशन पे कर देगा। थर्ड इज देयर इज़ अ डेविएशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग स्पेकुलेशन। अब डेविएशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्पेकुलेशन क्या होता है? कि कोई टेम्परेरी चेंजेस हो गए, कोई डिज़ाइन में चेंज हो गया, उसको हम कहते हैं डेविएशन। उस केस में भी मैन्युफैक्चरर लाइबल है कि उसने चेंजेस कर दिए डिज़ाइनिंग वगैरह में, या अनप्लान चेंजेस कर दिए जिसका उसने मेरे को बताया भी नहीं, तो उस केस में भी ही इज़ लाइबल। द डी पॉइंट इज़ द प्रोडक्ट डज नॉट कन्फर्म टू द एक्सप्रेस वारंटी। मतलब मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाया, उसने मेरे को वारंटी नहीं दी प्रोडक्ट की, उस केस में भी ही इज़ लाइबल। उसने मेरे को बोला था कि इस प्रोडक्ट की वारंटी है, तभी तो मैंने बनवाया ना, कि प्रोडक्ट सही है, प्रोडक्ट की वारंटी भी हैगी है, बट उन्हें मैंने वारंटी दिती नहीं, तो उस केस में भी मैन्युफैक्चरर इज़ लाइबल। The E point is the product fails to contain adequate instructions of the correct usage to prevent any harm or any warning regarding the improper or the incorrect usage। अब उसमें क्या है कि उसने मेरे को प्रोडक्ट दे दिया, मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाया, उसने मेरे को प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, प्रोडक्ट मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया और मेरे को कोई हार्म पहुंच गया या मेरे को कोई फिज़िकल हार्म पहुंच गया उसको यूज़ करने से, तो उस केस में क्या हो सकता है कि मैं उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर सकती हूँ, मैं कंपनसेशन क्लेम कर सकती हूँ कि उसने मेरे को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दिया बट उसने मेरे को इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दी कि इस प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करना है, कौन से पॉइंट को मैंने प्लग को हाथ लगाना है, कौन से प्लग को नहीं हाथ लगाना। तो उसने मेरे को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, ना मेरे को उसने वार्निंग दी कि किस तरह से यूज़ करना है, इनकरेक्ट यूजेज या इम्प्रॉपर यूजेज के रिगार्डिंग, तो उस केस में भी मैं कंपनसेशन क्लेम कर सकती हूँ। इन सब केसेस में जो मैन्युफैक्चरर है वो लाइबल होता है कि वो कंपनसेशन पे करेगा। पहला कि या तो डिफेक्ट है या डिज़ाइन में चेंज है, तीसरा क्या था कि डेविएशन थी, मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस आ गई टेम्परेरी चेंजेस से, चौथा कि वारंटी नहीं दी, पाँचवा कि उसने मेरे को इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दी कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, कौन सी चीज़ को मैंने हाथ लगाना है, कौन सी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, मतलब एक तरह से एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस उसने मेरे को नहीं दी। लास्ट क्या लिखा? अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शेल बी लाइबल इन अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन इवन if he proves that he was not negligent or fraudulent in making the express warranty of a product। अगर उसने तब भी लाइबल होगा अगर उसने ये कह दिया ना कि यार मैंने तो उसको वारंटी का कहा ही नहीं था, ठीक है, मैंने कंप्लेंट फाइल की, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कह रहा है कि मैंने एक्सप्रेस वारंटी के बारे में बात ही नहीं की थी, और वो अगर अपने आप को प्रूव कर देता है कि ही वॉज नॉट नेग्लिजेंट या फिर फ्रॉडुलेंट नहीं था, तो उस केस में भी ही इज़ लाइबल, ठीक है, क्योंकि बात करते टाइम ही
टॉक्ड अबाउट दी वारंटी बट बाद में उसने मेरे को वारंटी दी नहीं, तो उस केस में भी ही इज़ लाइबल टू पे द कंपनसेशन। ठीक है, ये था सेक्शन 84 लाइबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कि किन किन केसेस में वो कंपनसेशन पे करेगा। अब है सेक्शन 85 लाइबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर। सेक्शन 84 में किसकी थी, मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी कब कब होती है। अब है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कब लाइबल होता है, जिससे मैंने सर्विसेज ली है। इसकी बात है सेक्शन 85 में। अब ये कौन कौन से केसेस में लाइबल है। फर्स्ट इज द सर्विस प्रोवाइडर बाय सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम वाज फॉल्टी और इनपरफेक्ट और डेफिशिएंट या इनएडिक्वेट इन क्वालिटी, नेचर और द मैनर ऑफ द परफॉर्मेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन द फोर्स और पर्सुएंट टू एनी कॉन्ट्रैक्टर अदरवाइज। मतलब सही सी बात है कि मैंने उससे सर्विस ली, सर्विस में डिफेक्ट था, सर्विस में फॉल्ट था, डेफिशिएंसी थी, ना सर्विस की क्वालिटी अच्छी थी, ना जो भी नेचर होना चाहिए, परफॉर्मेंस जो सर्विस की होनी चाहिए वो थी नहीं, लॉ के अंदर लॉ के अकॉर्डिंग जो सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए वो थी नहीं, या फिर जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था सर्विस करते टाइम, बातचीत करते टाइम, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें मेरे को मिलनी चाहिए थी वो सर्विस उसने मेरे को प्रोवाइड की ही नहीं सर्विस प्रोवाइडर ने, तो उस केस में ही इज़ लाइबल कि वो कंपनसेशन पे करेगा। बी पॉइंट इज देयर वॉज एन एक्ट ऑफ ओमिशन, कमीशन और द नेग्लिजेंस और कॉन्शियसनेस विद होल्डिंग एनी इन्फॉर्मेशन विच कॉज हार्म। मतलब सही सी बात है यार, उसने इन्फॉर्मेशन मेरे को पूरी नहीं दी या इन्फॉर्मेशन में नेग्लिजेंस कर दी, तो उस केस में भी मेरे को हार्म पहुंचा, तो ही इज़ लाइबल कि वो कंपनसेशन पे करेगा। सी पॉइंट इज द सर्विस प्रोवाइडर डिड नॉट इशू एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस और द वार्निंग्स टू प्रिवेंट एनी हार्म। सेम पॉइंट है जो हमने सेक्शन 84 में भी देखा कि उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की, इंस्ट्रक्शंस ही नहीं एडिक्वेट प्रोवाइड की, तो उसके कारण मेरे को अगर कोई हार्म पहुंच गया तो उस केस में भी ही इज़ लाइबल टू पे द compensation. And the last is the service does not conform to the express warranty or the terms of and the conditions of the contract। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस थी या फिर जो एक्सप्रेस वारंटी थी वो कंफर्म ही नहीं करी थी, उसके साथ वो मेल खा ही नहीं रही थी। सर्विस प्रोवाइडर ने मेरे को ना वारंटी दी, ना टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी काम होना चाहिए था टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ उसने कंप्लाई नहीं किया, तो उस केस में भी जो सर्विस प्रोवाइडर है ही इज़ लाइबल फॉर दी कंपनसेशन। उस केसेस में वो कंपनसेशन पे करेगा। कौन से हैं, वही कि अगर इनपरफेक्ट, डेफिशिएंट, क्वालिटी इनएडिक्वेट है, नेचर वगैरह उसका नहीं सही। सी कि अगर उसने नेग्लिजेंस कर दी, और अगला क्या था कि उसने मेरे को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, मेरे को हार्म पहुंच गया, और लास्ट क्या था कि उसने मेरे को कोई वारंटी भी नहीं दी और टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कंप्लाई नहीं किया। तो इन सब केसेस में प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर इज़ लाइबल फॉर द कंपनसेशन, सेक्शन 85। तो अभी हमने क्या क्या देखा, हमने प्रोडक्ट लाइबिलिटीज़ के बारे में देखा, किन किन केसेस में लाइबल होते हैं मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। जो हमारा एक बंदा रह गया प्रोडक्ट सेलर, जिससे हमने प्रोडक्ट खरीदे हैं, वो किन किन केस में लाइबल होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। और उससे पहले हमने क्या देखा कि रिकॉर्डिंग एंड सेटलमेंट कैसे करनी होती है, पास कब करना होता है ऑर्डर, सेक्शन 81 में, और लास्ट हमने क्या देखा, सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन, सेक्शन 80। तो इतने आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।